तो दोस्तों, आज हम लोग 2011 में पूछे गए सीटेट में जो पेपर 2 के जो साइंस पेपर हैं उसके क्वेश्चन देखेंगे। 30 प्रश्न को समावेश किए हैं जो 2011 में पूछे गए हैं सीटेट के एग्जाम में। पेपर 2 साइंस है। 2011 का साइंस का यहाँ से पेपर स्टार्ट है। तो खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी, ये ऑप्शन कहता है पहला नंबर, के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती है। दूसरा ऑप्शन है के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। तीसरा ऑप्शन है खाद्य पदार्थों से पानी निकल देते हैं। और चौथा ऑप्शन है सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं के द्रव्य संकुचन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि खाद्य पदार्थों में जो अधिक मात्रा में जब नमक और चीनी डाल देते हैं तो लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसीलिए होता है कि सूक्ष्मजीवी जो कोशिकाओं का द्रव्य संकुचन करते हैं, सूक्ष्मजीवी जो होते हैं उसके कोशिकाओं का नमक और चीनी क्या करता है, द्रव्य संकुचन करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मूल गोप नहीं पाया जाता है। ये ऑप्शन है जलीय पौधे जलोद्भिद में। दूसरा ऑप्शन है समोद्भिद माने मीजोफाइट में। तीसरा ऑप्शन है लवण मिदोद्भिद अर्थात हेलोफाइट में। और चौथा है मरुस्थलीय पौधे अर्थात मरुस्थलभिद में। इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि देखा जाए तो मूल गोप की बात है तो मूल गोप जो है ये केवल जलीय पौधे के में नहीं पाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, कि जलीय पौधे में मूल गोप नहीं पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 63 नंबर, कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को कहता है कि बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधि की योजना बनाती है। तो पहला गतिविधि की योजना बनाया है, पहला है कि समान रूप से अवलोकित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए संकल्पनाओं को स्पष्ट करना। दूसरा बनाया है विद्यार्थियों को एक प्लेट में गुथा हुआ आटा देकर उसे हाथों से दबाने के लिए कहना। और तीसरा है कि कुछ उदाहरणों के साथ संकल्पनाओं को स्पष्ट करने वाली दृश्य श्रव्य फिल्म दिखाना। इसके बाद आगे भी दिया इसमें, कहता है शिक्षक जो है सिखाने के लिए अलग अलग उपागमों का प्रयोग करती है क्योंकि वह जानती है, पहला ऑप्शन यहाँ पे है कि वह जानती है कि उसे पाठ योजना के अनुसार चलना है। दूसरा कहता है कि वह विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। तीसरा है कि कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबंधित करना चाहती है। और चौथा है कि वह अपने ज्ञान को सिद्ध करना चाहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या है कि शिक्षा कक्षा में जो है शिक्षक विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों को बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहता है क्योंकि कक्षा में हर एक प्रकार के विद्यार्थी उपस्थित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षक के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती है। इसका आधार है, पहला ऑप्शन है शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है। शिक्षकों को जो है समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है। दूसरा कहता है कि शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। तीसरा कहता है कि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उसकी पाठ चर्चाओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। इसके बाद चौथा कहता है कि उसके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको तीसरा हो जाएगा कि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उसकी पाठ चर्चाओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65 नंबर, कहता है कि एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियां उसे देती है जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियां तो चमक जाती है पर उसका भार काफी कम हो जाता है। फिर आगे है
इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें सोने की चूड़ियां की बात किया जाता है। तो सोने की चूड़ियां अर्थात आभूषण की जो बात किया जाता है वो गलाने की क्षमता होता है अम्लराज में। किसमें? तो अम्लराज में। तो अम्लराज में क्या होता है? तो अम्लराज जो होते हैं उसमें HNO3 और HCl दोनों का मिश्रण होता है, ये अम्लराज, जिसमें HCl की जो होती है वो 3 भाग होता है और HNO3 का जो होता है वह 1 भाग मिश्रित होता है। यदि अनुपात की चर्चा किया जाए तो HCl और HNO3 ये दोनों का अनुपात जो होता है अम्लराज में वो 3:1 होता है, जो क्या करते हैं आभूषण को गलाने की क्षमता रखती है। तो ये अम्लराज में क्या होता है HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 66 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है, निम्नलिखित में से किसी मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपकी माँ विविधता पूर्वक भोज्य पदार्थ वाला भोजन क्यों देती है? दूसरा ऑप्शन है क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर को एक ही तरह के भोज्य पदार्थ तैयार करती है? तीसरा है क्या आप प्रतिदिन दोपहर में भोजन के सभी भोज्य पदार्थ को खाते हैं? और चौथा कहता है कि उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में परोसती है। इसमें से इसका सटीक आंसर जो देखा जाए तो हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन कि आपकी माँ विविधता पूर्वक भोज्य पदार्थ वाला भोजन क्यों देती है। तो ये जो है वो कक्षा 6 से है। कक्षा 6 में जो चैप्टर है भोजन के तत्व उनसे ये संबंधित है। उसमें ये चर्चा किया गया है कि भोजन के विभिन्न तत्व जो है भोज्य पदार्थ के भिन्न भिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों में उपस्थित होती है। इसीलिए ये सबसे पहले सावधानी पूर्वक देखना होगा कि विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ हम लेते हैं कि नहीं लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन कहता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की यदि रासायनिक सूत्र की बात किया जाए तो CuSO4 होता है के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यह उदाहरण है। अब ध्यान दीजिएगा कहता है लोहे की कील अर्थात Fe को किस में हम डालते हैं कॉपर सल्फेट में। तो क्या करता है ये करता है धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है अर्थात आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये जो है विस्थापित जब ये करेगा तो ये किसका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया का हो जाएगा। ये उदाहरण दिया गया है अर्थात विस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया दोनों का ये हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर 3 नंबर ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि ये ऑप्शन है फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थका बना देती है। दूसरा नंबर ऑप्शन है फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है। ये तो गलत है, तापमान कम नहीं करेगी। तीसरा है फिटकरी एक प्रतिरोधी है। ये भी गलत है। चौथा है फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। ये भी गलत है, जरूरी नहीं है कि वो घाव को ढक दे। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन बच गया आपको? पहला फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थका बना देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुवैकल्पिक प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है। तो ध्यान दीजिएगा बहुवैकल्पिक प्रश्नों का मतलब हुआ उसमें कम से कम 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो उसमें से 4 में से किसी एक को चुनना रहता है। तो ये जो है यस और नो या सही गलत पर आधारित प्रश्न हो जाएगी। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं क्या सब दिया गया है। पहला कहता है भोजन संबंधित आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं। दूसरा कहता है शिक्षकों के ज्ञान को प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता है। तो ये तो रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की जो क्षमता होगी वो बहुवैकल्पिक प्रश्न के अंतर्गत नहीं हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है भोज्य अवयवों के महत्व को समझाने की शिक्षार्थी की क्षमता व उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता। तो बहुवैकल्पिक प्रश्न में लंबा निबंध लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। चौथा कहता है भोज्य पदार्थ को वर्गीकृत कर व पोस्टर बनाने के लिए विश्लेषण करना। तो विश्लेषण भी बहुवैकल्पिक में गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला नंबर ऑप्शन होगा भोजन संबंधित आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर क्वेश्चन है
कहता है कि गति के निम्न उदाहरणों में से किस में तय की गई दूरी और विस्थापन के परिणाम बराबर हैं। पहला कहता है वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार। तो वृत्ताकार पथ पर जो चलती हुई कार है तो उसमें गति और विस्थापन बराबर होगा? नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। दोलन करता हुआ दोलक। तो दोलन करने में क्या होगा? एक निश्चित समय अंतराल दोहराएगी, तो ये भी नहीं होगा। सूर्य के गिर्द घूमती हुई पृथ्वी, ये भी वृत्ताकार पर होगी, तो ये भी नहीं होगी। तो चौथा कहता है सीधी सड़क पर चलती हुई कार। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन कि गति के उदाहरण में से तय की गई दूरी और विस्थापन का परिणाम बराबर होगा तो सीधी सड़क पर चलती हुई कार से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 71 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब कहता है कि विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि यह, पहला ऑप्शन है उष्मा का सुचालक है, ये तो गलत है। दूसरा कहता है विद्युत का सुचालक है, ये भी गलत है। तीसरा है विद्युत का कुचालक है और चौथा है थर्मोप्लास्टिक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों इससे संबंधित है बेकेलाइट से, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है विद्युत का कुचालक, बेकेलाइट होता है, और चौथा है थर्मोप्लास्टिक है। तो बेकेलाइट एक क्या है? तो थर्मोप्लास्टिक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है? क्योंकि यह, बेकेलाइट क्या है? तो थर्मोप्लास्टिक है, लेकिन थर्मोप्लास्टिक होते हुए भी इसको विद्युत यंत्रों में क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि यह विद्युत का कुचालक है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी गलत हो कि तीसरा क्या होगा? एकदम सही हो जाएगा कि यह विद्युत का क्या है? कुचालक है। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं देखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कहता है एलईडी बेहतर माना अधिक अच्छा है क्योंकि सीएफएल एक विषैले पदार्थ है। दूसरा कहता है दोनों ही एक समान अच्छे, ये तो नहीं होगा। दोनों में से कोई भी अच्छे नहीं है, ये भी नहीं होगा। सीएफएल एक बेहतर अधिक अच्छा है क्योंकि एलईडी में विषैले होते, ये भी नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा कि एलईडी बेहतर है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन कहता है 73 कि पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है। पता लगाने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीज रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिनों रखने के लिए और उसमें परिवर्तन देखने के लिए कहा। वह कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गए? उनको निम्न प्रकार से रखना। पहला कहता है थोड़ी बीज गीली रुई पर। दूसरा कहता है बहुत सारे बीज सूखी रुई पर। तीसरा कहता है थोड़े बीज सूखी रुई पर, और चौथा कहता है बहुत सारे बीज गीली रुई पर। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन कि थोड़ी बीज गीली रुई पर जो है ये सलाह देना शिक्षक क्या हो गए विद्यार्थियों को सलाह देना भूल गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 74 कि ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडल तापमान बढ़ रहा है का प्रमुख कारण है। तो नाइट्रोजन, इससे तो नहीं बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो चलो इसका आंसर यही होगा दूसरा नंबर कि ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है वो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, ये कहता है हार्मोन एड्रीनलिन। पहला, जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है। दूसरा कहता है लंबाई नियंत्रण में सहायता करता है। तीसरा कहता है शरीर के विद्युत अपघट्यों के संतुलन पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है। चौथा कहता है रक्त शर्करा के स्तर पर नियंत्रण में सहायता करता है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो पहला नंबर होगा कि जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर में समंजन के शरीर में सहायता करता है। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका कथनांक। ए ऑप्शन है पहला नंबर बढ़ता है। दूसरा कहता है परिवर्तित नहीं होता है। तीसरा कहता है पहले घटता है और फिर बढ़ता है। चौथा कहता है घटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन पहला नंबर, क्या कि यदि किसी द्रव पर दाब डालता है तो उसका कथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। ए पहला नंबर ऑप्शन है ग्लाइडिंग ग्रंथ संधि। दूसरा है हिंज संधि। तीसरा है सेडल संधि और चौथा है धुरांग संधि। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर सेडल संधि जो होता है हाथों की उंगलियों की अंगूठे में उपस्थित होती है। ठीक है। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डीजीटी विज्ञान के पद के लिए 4 प्रत्याशियों को वन काटने के परिमाण पर एक पाठ योजना बनाने के लिए कहा गया।
निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य योजना वैज्ञानिकों उपागम प्रदर्शित करती है? तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वैज्ञानिक उपागम क्या है। तो वैज्ञानिक उपागम के अंतर्गत वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा, जैसे कि कंप्यूटर एवं इसके विभिन्न प्रोग्रामों का प्रयोग किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम के अंतर्गत उपलब्ध एमएमएस पावर पॉइंट के जरिए पाठ प्रस्तुत किया जाएगा। ये सब किसमें होगा? वैज्ञानिक उपागम में होगा। अब ऑप्शन देखते हैं। इस संप्रति को समझने हेतु अनेक प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा। ये तो नहीं होगा। दूसरा कहता है ऐसी क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूह में कर सके और पावर पॉइंट प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकालें। अब यह बताएं कि पावर पॉइंट होगा जिसमें एमएमएस क्या होगा? उपलब्ध एमएमएस पावर पॉइंट के जरिए पाठ प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 79 कि गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य है। ये पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के अनुसार मूल्यांकन करना। दूसरा है व्यावसायिक परीक्षणों में विद्यार्थियों को उच्च अंक प्राप्त करने में सहायता करना। तीसरा है उनके विद्यार्थियों के परिणामों पर विद्यालयों का आकलन करना। और चौथा कहता है सृजनात्मक और प्रयोगिकीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, प्रोत्साहित करने वाला जो होगा वही आंसर होगा इसका, कि सृजनात्मक एवं प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। ये कहता है अधातु ऑक्साइड हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो प्राकृतिक में अम्लीय रूप में होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, जबकि धातु की यदि चर्चा किया जाए, धातु की ऑक्साइड होती है तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 81 नंबर कि एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है जिस दवाइयों का मुख्य संघटक है। तो अति अम्लता ध्यान दीजिएगा कि अति अम्लता की जहाँ चर्चा होगी तो वहाँ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होगी। यदि ये नहीं होगी तो ये हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सबसे बेहतर जो ऑप्शन है वो दूसरा है CaCO3। तो सबसे बेहतर ऑप्शन इसका आंसर होगा, अर्थात दूसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन कहेगा क्या है कि एक 5 ग्राम भार वाले पंख और एक कूलम्ब भार वाली कील दोनों में समान गति ऊर्जा है। तो दोनों वस्तुओं की संवेग के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है भारी वस्तुओं में अधिक संवेग होगा। दूसरा है दोनों वस्तुओं में बराबर संवेग होगा। तीसरा कहता है दोनों वस्तुओं के संवेग की तुलना करना संभव नहीं है। चौथा कहता है हल्की वस्तुओं में अधिक संवेग होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन कि भारी वस्तुओं में अधिक संवेग होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों में डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है न कि जस्ते से, क्योंकि ये ऑप्शन है जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। बी है जस्ते का गलनांक टीन से अधिक होता है। तीसरा है जस्ता टीन से कम क्रियाशील होता है। और चौथा है जस्ता टीन से महंगा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला कि जस्ता जो है टीन से अधिक क्रियाशील होती है, इसीलिए खाद्य पदार्थ के जो डिब्बे होते हैं उसकी आंतरिक सतह टीन से पुती हुई होती है न कि जस्ते से। इसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं। दूसरा है हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन कहता है कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। चौथा है हरे पेड़ पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन कि दिन के समय प्रकाश की दर श्वसन की दर से अधिक होती है, इसीलिए हरे पेड़ पौधे दिन में के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है आपका? तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षता का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। पहला ऑप्शन कहता है जिसे कक्षा में अधिकतर विद्यार्थी पसंद करें। दूसरा कहता है जिसे वह सोचती है कि विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा कहता है जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। चौथा कहता है पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री में से जिसे एक निर्धारित समय में पूरा करना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो तीसरा हो जाएगा कि जो
विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा में पाठ्यक्रम का भाग भी हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। ये कहता है कि एक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूह में क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाती है। वह समूह का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों को चयन किन गुणों के आधार पर करेगी? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को भूमिका करने का आदेश देना और उनकी अपनी समझ का अनुमान कार्य करना। दूसरा कहता है मुख्य भूमिकाएं होशियार विद्यार्थियों को देकर सुनिश्चित कर लेना और उनका समूह बनाने पहले कार्य करना। तो ये जरूरी नहीं है, आदेश देना भी कोई जरूरी नहीं है। तीसरा कहता है योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना व सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर प्रोत्साहित करने हो जाएगा। प्रोत्साहित करने से शिक्षक अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। कहता है पानी के अंदर वायु का बुलबुला खाली स्थान की तरह कार्य करता है। ये पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा है समतल उत्तल लेंस, तीसरा है अवतल दर्पण और चौथा है अवतल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि पानी के ऊपर वायु का बुलबुला जो होता है वह उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, अर्थात पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। और पानी की यदि नीचे की बात किया जाए, पानी के नीचे की बात किया जाए तो पानी के नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। यहाँ थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, यहाँ तो क्वेश्चन में दिया गया है पानी के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4 नंबर ऑप्शन। पानी के अंदर की बात किया जाएगा तो हो जाएगा अवतल लेंस, और पानी के ऊपर की बात किया जाएगा, यहाँ हो जाएगा ऊपर की जब बात किया जाएगा तो हो जाएगा उत्तल लेंस। पानी के ऊपर वायु का जो बुलबुला होगा वो उत्तल लेंस की तरह होगा, और पानी के नीचे जो बुलबुला होगा वो अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। इसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हो जाएगा अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं को विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि पहला ऑप्शन है पशुओं को प्राप्त करना एक महंगा सौदा हो गया है, ये उतना जरूरी नहीं है। दूसरा कहता है पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन आंसर। इसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधे की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों के लाल रक्त कोशिकाओं को संरचना की एक विशेष समानता है। पहला ऑप्शन कहता है हरित लवक की अनुपस्थिति, दूसरा कहता है कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, तीसरा कहता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति, चौथा कहता है कंदरक की अनुपस्थिति। तो चारों में से हम दोनों में मिलाएंगे कि पौधों की चलनी नलिका और स्तनधारी की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो ये तो दोनों में नहीं होगा, ये भी दोनों में नहीं होता है, हीमोग्लोबिन पेड़ पौधा में नहीं होता है। हाँ, तो केंद्रक की अनुपस्थिति, तो केंद्रक जो होते हैं ये दोनों में नहीं होते हैं। कहाँ? तो पौधे में और लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं होता है, तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा। जबकि हरित लवक की बात किया जाए तो स्तनधारियों में नहीं होता है। कोशिका भित्ति की बात किया जाए, लेकिन हरित लवक क्या होता है, ये तो पौधों में होती है, कोशिका भित्ति भी पौधों में होती है, हीमोग्लोबिन स्तनधारी में होती है लेकिन पौधों में नहीं होती है। लेकिन ये केंद्रक जो होती है वो दोनों में नहीं होती है। चलनी नालिका पौधे की जो होती है उसमें भी नहीं होती है, और स्तनधारी की लाल रक्त कोशिकाएं होती है उसमें भी नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। ये लास्ट क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी डालने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह पहला ऑप्शन है अम्ल कांच के बर्तन को तोड़ सकता है, दूसरा है अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी है, तीसरा है अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक उष्माशोषी है, अम्ल को पानी की ओर गहरा आकर्षण है। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी है। पुनः हम मिलेंगे अगले वीडियो में। 2012 सीटेट में पूछे गए, 2012 में जो है पूछे गए हैं सीटेट में, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके साइंस का। तब तक के लिए